गाइस, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक की चर्चा हो रही थी। 3 फंक्शंस हमने अपनी क्लासेस में कवर कर लिए थे। मेरे ख्याल पहला फंक्शन था इशूइंग नोट अथॉरिटी वाला पॉइंट था। अगला जो पॉइंट था वो बैंकर्स बैंक था, आई सपोज बैंकर टू गवर्नमेंट था। और अगला था बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। ठीक है जी। बेटा, मैंने अभी न्यू बुक्स में देखा जो हमने बैंकर टू द गवर्नमेंट का पार्ट किया है, बहुत छोटा कवर किया है। बुक में, न्यू बुक में थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन्ड है। मैं जब हम फंक्शन सारे कर लेंगे तब लिखवा दूंगा। मुझे 2-3 बातें और भी लग रही हैं कि वो इंपॉर्टेंट है, जो न्यू बुक्स में अच्छी दी हुई हैं, तो मैं वो भी आपको लिखवा दूंगा। और सेकेंडली, अभी हम लोग पहले फंक्शंस कंप्लीट कर लें। तो लिखिएगा नेक्स्ट फंक्शन, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। जब एक बैंक वन्य सवन्य लोगों से पैसे मांग मांग कर थक जाता है और उसकी मदद कोई करने आगे नहीं आता, तो आखिरी में अपनी फाइनेंशियल एकोमोडेशन के लिए वो किसको जाकर, किसके चरण पकड़ता है? आरबीआई के चरण पकड़ता है। तो आरबीआई उसकी मदद कर देता है, क्योंकि आरबीआई कौन है? पापा बैंक। कौन सा भैया? पापा बैंक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बच्चा कैसा भी हो, पापा उसकी मदद करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर वही सेम सिचुएशन जो है अप्लाई हो रही है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब ही यही है कि कि अगर आप सब जगह से हार जाएं, परेशान हो जाएं, उसके बाद आपको अगर फाइनेंशियल एकोमोडेशन की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप आरबीआई के चरण शरण में चले जाइए, आपको वहाँ पे जाके फाइनेंशियल एकोमोडेशन मिल जाएगा। तो आइएगा, सबसे पहले मैं इतनी सी बात को लिखवाऊँ। इट मीन्स दैट क्या, इफ अ कमर्शियल बैंक fails to get फाइनेंशियल एकोमोडेशन फ्रॉम एनीवेयर, उसे कहीं से सहायता नहीं मिल रही बेटा, then it approaches the central bank as a last resort. पॉइंट नंबर बी। सर, सेंट्रल बैंक क्या आपको ऐसी लोन दे देगा कि कुछ सिक्योरिटीज के अगेंस्ट देगा? कुछ सिक्योरिटीज के अगेंस्ट देगा। सेंट्रल बैंक गिव्स लोन्स अगेंस्ट सम सिक्योरिटीज, कुछ आपसे गिरवी रखवाएगा। नंबर सी पॉइंट, by helping the commercial banks it makes sure that, अच्छा वो क्या चीज को एश्योर कर रहा है? दैट द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री डजंट collapse। हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है देश का, वो बेकार ना हो जाए, और जो पैसे की मार्केट है वो स्टेबल रहे। एंड दैट, बस ये पॉइंट को रहने दो, बस इतनी बात बहुत है। बात समझ में आ गया होगा? चलेगा। ये था मेरा चौथा फंक्शन। मैं फिर से याद करवा दूं, पहला फंक्शन कौन सा था? बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। अगला कौन सा था? बैंकर टू दी गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड द सुपरवाइजरी रूल। चौथा, लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। पांचवा
कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हु इज द कस्टोडियन? कस्टडी किसको बोलते हैं? कस्टडी का मतलब होता है, वैसे तो हम लोग पुलिस की टर्म से बात करते तो हिरासत में ले लेना, वैसे कस्टडी में ले लेना। आपको बीओपी याद आ रहा है? वहां पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि जितनी भी हमारी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस होती हैं वो किसकी नाक के तले से होकर के गुजरती हैं? आरबीआई, क्योंकि वो कौन होता है? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है। किसके पास फॉरेन एक्सचेंज की कस्टडी, जमा किसके पास होता है? ये सारा का सारा जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वो आरबीआई के पास ही जमा होता है। तो बेटा ध्यान से समझिएगा, तो हमारा जितनी भी विदेशी मुद्रा है, फॉरेन एक्सचेंज है, डॉलर है, उस सब चीज़ों की कस्टडी, वो सारी की सारी चीज़ों जो हैं वो किसके पास पाई जाती हैं? वो आरबीआई के पास पाई जाती हैं। और एक और पॉइंट आपको याद होगा, मैंने एक कॉन्सेप्ट करवाया था मैनेज्ड फ्लोटिंग, शायद आपको याद आ रहा होगा। मैंने करवाया कि नहीं करवाया? नहीं, वो नहीं करवाया। बेसिकली वो पॉइंट आएगा आपका फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, जो चैप्टर मैंने अभी नहीं करवाया। बेटा मैनेज फ्लोटिंग के अंदर होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे दूं। वैसे इसका पूर्ण मुद्दा जो है वो फॉरेन एक्सचेंज जो आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है उसके अंदर कवर होगा। बेटा आरबीआई क्या करता है, डॉलर को बेच के या डॉलर को खरीद के फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखने की कोशिश करता है। अब वो कैसे करेगा वो मुद्दा बात का रहा, लेकिन वो कुछ ऐसा सा कृत्य करेगा जिसके तहत हम फॉरेन एक्सचेंज रेट को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट? इधर देखो ना, $1 इज इक्वल टू 98 रुपए, आई थिंक इसके आसपास ही रेट चल रहा है आजकल। तो भैया इस रेट को कंट्रोल रखने के लिए आरबीआई या तो डॉलर को बेचेगा या तो डॉलर को खरीदेगा, और इसी गतिविधि का नाम होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग। बात समझ में आ गया कि नहीं? अब इसकी पूर्ण चर्चा मैं जब चैप्टर में जाऊंगा तब करूंगा, मैं थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर दे कि होता क्या है। अच्छा, ये बैंक ये वाला काम क्यों कर पाता है? क्योंकि सारा का सारा जो फॉरेन एक्सचेंज है जमा किसके पास होता है? आरबीआई के पास होता है। Since RBI is the custodian of foreign exchange, hence it can perform the function of the managed floating. Now, what is the managed floating? We will be discussing it in the second last chapter, that is the foreign exchange system. Am I clear, guys? लिखिएगा, RBI is the custodian of foreign exchange reserves therefore it can perform the function of, guys, what? Managed floating. Managed floating is a system in which foreign exchange is bought as well as sold to make foreign exchange rate stable. मीनिंग क्लियर हुआ क्या हो रहा है? चलो एक सिंपल सी बात देख के बता ही दूं। अगर डॉलर का रेट बहुत बढ़ रहा है, कॉमन सेंस, किसी चीज का रेट बढ़ रहा हो मतलब डिमांड ज्यादा होगी, हाँ या ना भैया?
तो ऐसी अवस्था में डिमांड ज़्यादा हो रही है, सप्लाई से ज़्यादा हो रही होगी, तभी ऐसा कुछ हो रहा होगा। भैया किसी चीज़ का दाम कब बढ़ता है? जब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई होगा। यस और नो गाइस? आरबीआई पता क्या करेगा सिचुएशन में? फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ा देगा। क्या बढ़ा देगा? फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई। अगर फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ जाएगी तो कॉमन सेंस लगाइएगा, क्या डिमांड और सप्लाई में फासला कम हो जाएगा? यस और नो गाइस? ऐसा हो जाएगा तो रेट कंट्रोल हो जाएगा, सोच के देखिए कुछ हद तक। यस और नो गाइस? यस सर। एंड वाइस वर्सा केस हैपेंस इन द केस ऑफ द, कि जब दूसरा केस होगा तो वहाँ पे उल्टा काम करेगा, दैट्स इट। तो कुछ ऐसा सा काम यहाँ पे होगा जिससे हम लोग क्या करेगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करेगा। यहाँ तक अब क्लिक हो गया होगा। हाँ जी, छठा फंक्शन लिखिएगा प्लीज, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। बेटा कल याद है मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था एक, चेक वाला। एसबीआई का चेक पीएनबी के पास है, पीएनबी का चेक एसबीआई के पास है, 15,000 उसने लेने हैं, 10,000 इसने लेने हैं, तो 5,000 का नेट सेटलमेंट कर देगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? वही था क्लियरिंग हाउस फंक्शन। देखिए सेम एज अर्लियर, आई विल नॉट बी डिस्कसिंग इट अगेन, ये हो चुका है। सर इसका फायदा क्या होगा? भैया दोनों को 15 और 10 की ट्रांजैक्शन करने की लोड नहीं है, सिर्फ 5 की ट्रांजैक्शन होगी। यस और नो गाइस? तो कहीं ना कहीं बैंक की कैश रिक्वायरमेंट कम हो गई। यस और नो गाइस? इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द व्हाट गाइस, कैश रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, सातवां फंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है? क्या क्रेडिट को मनी सप्लाई बोलते हैं? यस। याद करिए वो दिन, बैंक के पास बहुत ज्यादा हथियार होते हैं। सुनते जाइए। एक हथियार की चर्चा मैंने थोड़े दिन पहले की थी जिसका नाम था सीआरआर। याद करिए वो दिन मैंने बताया था कि यदि सीआरआर को बढ़ा या कम कर दिया जाए, तो सीआरआर को यदि बढ़ा दिया जाए तो मल्टीप्लायर कम हो जाता है। मल्टीप्लायर कम हो जाएगा तो मनी क्रिएशन कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। यस और नो गाइस? यस। अच्छा, मनी सप्लाई कम करने से क्या फायदा होगा? लोगों की जेब में पैसा होगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। वो डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो कौन सी बीमारी हल हो जाएगी? इन्फ्लेशन। एंड वाइस वर्सा केस हैपेंस इन द केस ऑफ द डिफ्लेशन। क्या बैंक के पास ऐसे कई हथियार होंगे? यस, कई हथियार होंगे। अभी तो मैंने एक का नाम दिया। बेटा इन्हीं हथियारों को दो मोटे मोटे कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहली होती है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरे होंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। मैं चर्चा करूंगा। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से बैंक क्या करता है? मनी सप्लाई को इकोनॉमी में कंट्रोल करता है, और ये कंट्रोल करने से वो ये यकीनी बनाता है कि ना तो इन्फ्लेशन हो ना ही डिफ्लेशन हो। और अगर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं होगी तो हमारी इकोनॉमी क्या कहलाएगी? स्टेबल इकोनॉमी कहलाएगी। दैट्स इट। सारा पॉइंट क्लिक हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो गाइस? पॉइंट नंबर ए, राइट डाउन प्लीज। Here the credit means money supply in the economy. Here the credit means money supply in the economy. The banks have, नहीं, the bank, यहाँ पे किस बैंक की बात की जा रही है? आरबीआई की बात की जा रही है। The bank has two types of instruments
by which it can regulate the money supply in the economy number 1 quantitative instruments and number 2 is the qualitative instruments. Next point, by regulating the money supply in the economy, comma, आरबीआई एश्योर, क्या एश्योर कर रहा है वो, देर इज नाइदर what inflation nor deflation, that is it makes the economy stable. बेटा बैंकर टू गवर्नमेंट को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने कल बड़ा कम एक्सप्लेन किया था, मैं उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के मूड में हूँ. तो बैंकर टू द गवर्नमेंट में आप लिखिएगा फटाफट से, इस पूरे फंक्शन को रिपीट कर लेते हैं. आई थिंक इट वॉज द सेकेंड फंक्शन ऑफ आवर क्लास. सबसे पहले बैंकर, फिर एजेंट और फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र. बैंकर की हैसियत से ये क्या करता है, एजेंट की हैसियत से क्या करता है और फाइनेंशियल एडवाइज़र की हैसियत से क्या करता है. सबसे पहले लिखेंगे मैनेजेस द अकाउंट्स. किसके अकाउंट्स, गवर्नमेंट. अच्छा कौन कौन सी चीज़ें होंगी लिखिएगा, मैनेजिंग गवर्नमेंट डिपॉजिट्स, हाँ जी, मैनेजिंग ट्रांसफर ऑफ फंड्स, पंजाब को बहुत ग्रांट मिलती है सेंटर से, तो वो ट्रांसफर ऑफ फंड्स कौन करेगा, आरबीआई करेगा. किसके बिहाफ पे बेटा, गवर्नमेंट के बिहाफ पे. आगे लिखिएगा मैनेजिंग डे टू डे ट्रांजैक्शंस, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को भी ये इशू कर रहा है. रहने दीजिए, इसमें मत लिखिए वो वाला पॉइंट, छोड़ दीजिए, बस बहुत है. आगे पे आओ, लिखिएगा प्लीज. वहां पे क्या करता है, बाइज एंड सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज
on behalf of the government. परफॉर्म, पता नहीं क्यों लिख रहा है ये वैसे पागल, फालतू में लिखवा रहा हूँ मैं पॉइंट, नहीं लिखने का, छोड़, ऐसे कंफ्यूज कर रहा है तुम्हारे को। लास्ट, gives advice regarding economic stability, increase in GDP, एटसेट्रा। बकवास ही मारी हुई है वैसे, पकाई मारी हुई है, कल वाला बेटर था आई सपोज। कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल बैंक, सबसे पहले सेंट्रल बैंक कौन सा बैंक होता है, लिखो इट इज द एपेक्स बैंक। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपेक्स? टॉप मोस्ट, that controls the entire banking system. Second point, the RBI is the Central Bank of India. Which was established in 1935. Wind up the session, please.